हम बात करेंगे उस सफर की जिसमें इंडिया, एक देश जो अपनी दौलत के लिए मशहूर था, पहले गुलाम बना, फिर उसने लड़ाई लड़ी और आखिर में दुनिया के मंच पर अपनी एक नई पहचान बनाई। एक देश जो कभी सोने की चिड़िया था, कैसे बना आजादी के लिए लड़ने वाला एक जुनून। ये सिर्फ कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स की लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये एक जागरूकता की कहानी है। इट्स द स्टोरी ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ रिफॉर्म और दैट बर्निंग डिजायर फॉर फ्रीडम, सब कुछ एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है उन व्यापारियों से जो समुंदर के रास्ते आए। सोचो, वो यहाँ सिर्फ ट्रेड करने आए थे, बट उनके इरादे, उनके एम्बिशंस कहीं ज्यादा बड़े थे और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले मॉडर्न टाइम्स में जो यूरोपियन आए वो पोर्चुगीज थे। और आपको अंदाजा यहाँ कितनी दौलत थी। जब वास्को ड गामा यहाँ से काली मिर्च लेकर वापस गया, उसका प्रॉफिट उसकी इन्वेस्टमेंट का 60 टाइम्स था, 60 गुना। इट वॉज दिस अनबिलीवेबल वेल्थ, दिस ट्रेजर जो यूरोप को बार बार इंडिया की तरफ खींच रहा था। लेकिन फिर आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनका प्लान बिल्कुल अलग था। उनकी दिलचस्पी सिर्फ ट्रेड से कहीं आगे बढ़ गई। धीरे धीरे उनका मकसद व्यापार से बढ़कर फतेह हासिल करना बन गया। They started interfering in India's politics and their ultimate goal, यहाँ के हुक्मरान बनना। और ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं ना, इससे उनके टेक ओवर का पूरा प्लान साफ दिखता है। इट वॉज सो सिस्टमैटिक। शुरुआत देखो कितनी सिंपल थी। 1613 में एम्परर जहांगीर से एक फैक्ट्री का परमिट लिया, फिर कुछ ही डेकेड्स में उन्हें पूरा बॉम्बे आइलैंड दहेज में मिल गया। द रियल गेम चेंजर वो 1717, जब उन्हें बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड का फरमान मिल गया। और आखिर में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ने उन्हें एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलिंग पावर बनाकर ही छोड़ा। प्लेसी की लड़ाई के ठीक एग्जैक्टली 100 साल बाद 1857 में देश का गुस्सा जो इतने सालों से अंदर ही अंदर उबल रहा था, वो एक ज्वाला बनकर फूट पड़ा। दिस वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रेट कलेक्टिव रोर फॉर फ्रीडम। तो ये विद्रोह, ये रिबेलियन हुआ क्यों? इसके पीछे कई रीजंस थे। फर्स्ट, पॉलिटिकली, लॉर्ड डेलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज, जिनके जरिए झांसी और सतारा जैसे स्टेट्स को जबरदस्ती छीन लिया गया। सेकंड, सोशल इंटरफेरेंस, अंग्रेज लोग हमारे धर्म और रीति रिवाजों में दखल देने लगे थे, जिससे लोगों में बहुत नाराजगी थी। और फिर द फाइनल स्पार्क, वो नई राइफल कार्ट्रिजेस जिनके बारे में अफवाह थी कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के ईमान पर सीधा हमला था। और देखते ही देखते ये विद्रोह की आग पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। दिल्ली में नाम के लिए ही सही बुजुर्ग एम्परर बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में आग जैसी बेगम हजरत महल और झांसी की शेरनी रानी लक्ष्मीबाई। हर जगह से लीडर्स खड़े हुए और ये साबित हो गया कि ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं, दिस वॉज अ फुल ब्लोन वॉर। लेकिन इस रिबेलियन में एक कमी रह गई, जैसा कि ब्रिटिश ऑफिसर जॉन लॉरेंस ने बाद में खुद माना। अगर उनमें से कोई एक भी काबिल लीडर होता तो हम हमेशा के लिए हार जाते। स्पिरिट तो बहुत थी, नो डाउट, लेकिन एक सेंट्रल कमांड, एक कॉमन स्ट्रेटजी की कमी आखिरकार इस रिवोल्ट के फेल होने का एक बड़ा रीजन बनी। और इस हार का सबसे दर्दनाक चेहरा था दी आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। उनके खुद के लफ्ज जो उन्होंने देश से दूर लिखे थे, इस पूरी हार का दुख बयान करते हैं। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। सोचो, एक बादशाह जिसे अपने ही वतन में दफन होने के लिए 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई, उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने एक बेनाम बादशाह की मौत पाई। 1857 के रिवोल्ट को बहुत बेदर्दी से कुचल दिया गया, बट इसने देश की आत्मा को हमेशा के लिए जगा दिया था। इस हार की राख से एक नए दौर का जन्म हुआ, एन एरा ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म। अब आजादी की लड़ाई 2 अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ी जा रही थी, जो आपस में जुड़ी हुई थी। एक तरफ सोशल रिफॉर्मर्स थे, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग जिन्होंने सती प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हिंदू फिलॉसफी को दुनिया भर में एक नई पहचान दी। ये लोग अंदर से सोसाइटी को आत्मनिर्भर बना रहे थे। और इसी नींव पर खड़ा हुआ दूसरा फ्रंट, पॉलिटिकल नेशनलिज्म। इसकी आग तब भड़की जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया और पूरे देश में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। तो ये जो नई सोशल और पॉलिटिकल चेतना जागी थी ना, इसने आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फेज के लिए ज़मीन तैयार कर दी। और ये वो दौर था जिसे एक ऐसे इंसान ने डिफाइन किया जिसने इस लड़ाई को कुछ लोगों से निकालकर पूरे देश का मास मूवमेंट बना दिया। 9 जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए।
लेकिन आते ही उन्होंने कोई नेशनल कैंपेन शुरू नहीं किया। पहले उन्होंने अपनी सत्याग्रह की फिलॉसफी को टेस्ट किया। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में किसानों और मजदूरों के लिए छोटे छोटे लेकिन कामयाब आंदोलन किए, और इन जीतों ने पूरे देश को एक नई उम्मीद दी, एक नया जोश दिया। इन्हीं कामयाबियों के दम पर गांधी जी ने फिर 3 बड़े नेशन वाइड मूवमेंट्स लॉन्च किए। एक के बाद एक हर आंदोलन पहले से बड़ा था। पहले 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर 1930s में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसे दांडी मार्च ने शुरू किया, और आखिर में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन क्या आज़ादी पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था? गांधी जी का अहिंसा का रास्ता नो डाउट बहुत पावरफुल था, पर एक और बड़े लीडर आगे आ रहे थे जिनके तरीके बिल्कुल अलग थे, लेकिन मंजिल वही थी, इंडियाज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। उन्होंने आराम की जिंदगी, इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी, कांग्रेस से अलग हुए और वर्ल्ड वॉर II के दौरान देश से भागकर विदेशी सपोर्ट हासिल करने निकल पड़े। उनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं, छीन कर ली जाती है। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA बनाई, और उनका नारा, उनका कॉल टू एक्शन बिल्कुल साफ था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1940 के मिड तक आज़ादी का सूरज आखिरकार निकलने वाला था, लेकिन इस सुबह पर बंटवारे के खून के धब्बे लगने वाले थे। This was the final and the most painful chapter of our struggle. August 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ गांधी जी ने अंग्रेजों को अपना फाइनल अल्टीमेटम दे दिया और देश को एक साफ और जोरदार संदेश दिया, करो या मरो, डू और डाई। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कमजोर हो चुके थे ब्रिटिश, और इंडिया को संभालना उनके बस से बाहर हो रहा था। फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका राज अब नहीं चल सकता। सो जून 3, 1947 को आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना प्लान पेश किया। प्लान सिंपल था, आज़ादी मिलेगी लेकिन एक बहुत भारी कीमत पर। देश का बंटवारा होगा इंडिया और पाकिस्तान में। और फिर आखिरकार 15 अगस्त 1947, लगभग 200 साल के संघर्ष के बाद इंडिया आज़ाद था। लेकिन एक ऐसी जीत थी जिसमें खुशी भी थी और गम भी। एक तरफ आज़ादी का जश्न था तो दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द, उसकी हिंसा, उसका दुख। एक बात हमेशा याद रखना, आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये हजारों लाखों बलिदानों का परिणाम था। ये उन पीढ़ियों का संघर्ष था जिन्होंने इस दिन के लिए अपनी जान दे दी। ये उन शहीदों का सपना था जिन्होंने एक आज़ाद भारत का ख्वाब देखा था। अनहोनी आज़ादी जीती थी, अब हमें इसे संभालना है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी को संभाल कर रखें और एक ऐसा देश बनाएं जो उनके बलिदान के लायक हो। सवाल बस यही है, क्या हम उस विरासत को निभा पा रहे हैं?